Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majib Qazi and you're watching Washington Roundtable powered by VOK TV. I'm joined by KGC President Farooq Siddiqui Saab. We are going to discuss इस वक्त जो डेवलपिंग स्टोरी है, अनफॉर्चुनेट स्टोरी बिटवीन ईरान एंड इसराइल, और पूरी एक G7 समिट भी हो रहा है, और ऑब्वियसली हमारा मेन कंसर्न ये होता है कि वेयर कश्मीर कैन फिट इन दिस होल सिचुएशन। लेकिन कल एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हुई कि वाइट हाउस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इनवाइट किया गया और they had a working lunch with him. Obviously, meeting was a closed door meeting, and right before the meeting, the army chief had a reception with a handful of Pakistanis, and one of the audience posed a question about Kashmir, and he responded, "Well, sister, give me a couple of days about Kashmir, and then you will have a good news." I don't know what does he mean by that, and secondly, a very short clip that came out from the White House from Donald Trump's press release. It doesn't say much about it. So overall, कश्मीर के बारे में फारूक सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में do you think Kashmir was even part of the discussion during this meeting? Yes, शुक्रिया मुजीब साहब जी। Yes, आपके क्वेश्चन का जवाब यह है कि हमेशा जब भी पाकिस्तान बात करता है तो कश्मीर को उस लेवल पे उठाता है जहां पर भी उसकी कोशिश रहेगी कि इस फोरम पर या इस मीटिंग में कश्मीर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू फॉर पाकिस्तान, तो वो डेफिनेटली मेरे ख्याल में कश्मीर के बारे में उन्होंने बात भी की होगी। तो दिस इज़ जब से सीज फायर हो गया वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इसमें जो इंटरवेंशन हुआ था प्रेसिडेंट ट्रंप का, तो एक लहर चली थी, होपफुल लहर इन साउथ एशिया विदाउट इंडिया तो बहुत रेजिस्ट कर रहा था उसको, लेकिन अदरवाइज एक कश्मीर के मसले पर कश्मीर का मसला बेसिकली उजागर हो गया था और उजागर है भी। तो इसमें नर्वसनेस इंडिया ने बहुत दिखाई है। अनफॉर्चुनेटली हमारा ये है कि जब भी कश्मीर का मसला किसी इंटरनेशनल लेवल पे उजागर हो जाता है तो कोई ना कोई चीज़ दाएं बाएं हो जाती है। मुझे याद है 1990 में भी वो जब कश्मीर बहुत इंटरनेशनल लेवल पे आया था कि उस वक्त भी वो जो वॉर हुई थी, कारगिल वॉर हुई थी, और नहीं वो क्या कहते हैं, वो सोवियत यूनियन का टूटना एंड ऑल दैट स्टफ, तो उसने बहुत सा, और इराक के वॉर ने भी उसमें से बहुत निकाला था, तो पीछे धकेला था कश्मीर के मसले। तो उस वक्त मुझे याद भी है, उस वक्त ईस्टर्न यूरोप में भी वो हंगामा हुआ था, तो कश्मीर बैकबर्न पे चला गया। तो इस वक्त मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये मिडिल ईस्ट की वॉर जो है, जो ये इरप्ट हो गई, तो इसके इरप्शन से एक डायनेमिज्म जो था, एक वो जो स्टैटिक पॉलिसी जो थी हर एक कंट्री की, तो वो चेंज होने लगी, उसमें डायनेमिज्म आ गया। तो उस डायनेमिज्म में हर कोई कंट्री को एडजस्ट करना पड़ेगा और कर रहे हैं। तो ये जो ये मिडिल ईस्ट की वॉर थी, इसके पीछे नेतन्याहू का बहुत बड़ा हाथ है, और वो बहुत परस्यू कर रहा था अमेरिकन गवर्नमेंट को और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि किसी न किसी तरीके से आप इस ईरान के मसले में ईरान पर एक हमला होना चाहिए। तो वो परस्यू कर रहे थे, और आपको अब मालूम होगा कि इनके पास बहुत इन्फ्लुएंस है,
अमेरिकन गवर्नमेंट पे, हर किसी एडमिनिस्ट्रेशन पर इजराइल का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपको ये भी मालूम होगा कि ट्रंप का नारा जो था जिस पर वो आए, तो उन्होंने पीस एंड एंटी वॉर का नारा दे दिया, और वो ये भी कह रहा था उस वक्त कि मैं पॉन्ड को ड्रेन करूंगा, ये जो वाशिंगटन में जो पॉन्ड है उसको मैं ड्रेन भी करूंगा। तो उसका मतलब यही था कि वो डीप स्टेट को ड्रेन करना चाहते थे। तो उसमें उन्होंने वो डॉज भी बनाई, उसमें से वो यूएस एड का वो जो मसला था, तो वो तो स्टार्ट उन्होंने किया, लेकिन समहाउ ऐसा लग रहा है कि बैलेंस डीप स्टेट की इतनी इन्फ्लुएंस हो गई कि वो इसमें जीत रहे हैं। अभी तक यही हो रहा है। So deep state is back in the play. Yes, deep state is back in the play, and that has changed the narrative. I am not sure कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये अंडरस्टैंड करता है कि दुनिया में जब उसने पीस की बात की तो he had generated lot of hope all along the world, except Israel and probably with India also the same case. लेकिन बाकी जगहों पर उन्होंने हालांकि पर्टिकुलरली मुसलमान कंट्रीज में उन्होंने एक जनरेट किया था होप कि ये पीस के लिए आगे चल रहा है, तो वी शुड सपोर्ट इट। आपने देखा कि सऊदी अरबिया में भी आए, वो उन्होंने पैसा भी दे दिया, यूएई वालों ने भी, उन्होंने पीस की बात की। उधर भी उसने तकरीर जब की कि मैं ईरान के लोगों को अच्छा देखना चाहता हूँ, मैं ईरान के स्टेट को, ये बड़ी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, तो इसको मैं खुशहाल देखना चाहता हूँ। सो ये बहुत एक नैरेटिव हो गया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज फॉर द पीस। और जब से ये वॉर स्टार्ट हो गई है, इसको एक बहुत दचका लगा है। It has taken people by surprise. There were people who were hopeful about that President Trump is going to create a peaceful and better world. But with the influence of this deep state, the narrative seems to be shifting. But good news is कि इस चीज को there are many learned and wise people all over on the international arena and within United States, जो थिंक टैंक्स हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, वो इस बात को प्रेसिडेंट ट्रंप को ये याद दिला रहे हैं। इवन हिज ओन बेस, आपने देखा होगा बैनन या कार्ल टकर ने जिस तरीके से इसको उजागर किया है कि भाई दिस इज नॉट व्हाट यू नीड टू डू, दिस इज नॉट व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। तो उससे मुझे लगता है कि सेकंड थॉट आ जाएगा प्रेसिडेंट ट्रंप को कि इस वॉर में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो। अच्छा, एक परसेप्शन तो ये है कि ऑब्वियसली विदाउट द ब्लेसिंग ऑफ यूएसए इजराइल तो एक्शन ले ही नहीं सकता था। डायरेक्टली शायद इन्वॉल्व ना हो, इनडायरेक्टली इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, रहेगी, और मेरे ख्याल से रही भी है। लेकिन थोड़ा सा आप ज़रा प्लीज़ शेड अ लाइट के ये जो आर्मी चीफ को समन किया गया, वाइट हाउस में बुलाया गया, उसको लंच एंड सर्व करके, उससे क्या चीज़ें, ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी कंस्पिरेसी थ्योरीज गोइंग ऑन के शायद एयर स्पेस मांग ली गई है, ग्राउंड फोर्सेस, रेजिम चेंज, पता नहीं क्या क्या उनसे हेल्प मांगी गई हो। वी डोंट नो व्हाट द रियल आउटकम ऑफ दिस मीटिंग वुड बी, बिकॉज जनरली इस तरह की मीटिंग 30-40 साल के बाद ही डीक्लासिफाई होती हैं और हमें पता चलता है उस वक्त नुकसान हो चुका होता है। आपकी ओवरऑल असेसमेंट क्या है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इट दैट डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू अचीव फ्रॉम दिस मीटिंग? और ऑब्वियसली चीफ के लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि वो प्रेसिडेंट से मिलके चला गया, एंड देन ही विल हैव मोर पावर टू हिज पावर बैक होम। देखिए, बेसिकली मैं आपको इसमें ये जो मीटिंग थी फील्ड मार्शल की,
ये कोई 6 वीक्स पहले की क्या कहते हैं कैजुअल थी। प्रोग्राम किया था, स्केड्यूल हुआ था ये अभी की इस लेकिन ये पिछले 6 वीक से ये स्केड्यूल हुआ था। और मुझे ये लगता है कि ईरान पर हमला, इजराइल का हमला 6 वीक से पहले ही डिसाइड हुआ था। तो अब इसमें एक चीज इजराइल को ये खतरा है कि अगर ये एस्केलेट हो जाएगी कुछ लेवल पे, जो कि कुछ थिंक टैंक्स ये भी बोल रहे हैं कि अगर ये उस लेवल पर एस्केलेट हो जाएगी कि ये कहीं न्यूक्लियर, इजराइल को कोई न्यूक्लियर बॉम्ब मत इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उस वक्त ये सब लोग बोल रहे हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल कर सकता है और वो ईरान को 1 या 2 न्यूक्लियर बॉम्ब भी दे सकता है। ये एक थ्योरी है, एक मॉडल है जो अमेरिकन समझते हैं कि हो सकता है। तो मुझे लगता है ये 6 वीक्स पहले जो इन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान को स्केड्यूल किया मीटिंग के लिए, वो सिर्फ इसलिए किया होगा कि हम पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से, क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर है, किसी न किसी तरीके से हम इसको एंगेज रखें और इससे थोड़ा अवेयर रखें कि वो इंटरफेयर न कर ले किसी रेकनिंग टाइम पर। सो बिकॉज व्हेन यू आर planning for a war, you take into cognizance all aspects of where the loopholes can be. So it is one of the plugging of a loophole, which they thought that probably Pakistan might get involved, and if it gets involved, then it would be so. Varna, it is very obvious. Pakistan is a democratic country on paper. Do you really think so? Practice. Do you really think so, सिद्दीकी सर? मतलब ऑन पेपर तो है ना, अच्छा ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इस it has a structure of a president who has powers, it has a structure of a parliament and prime minister who is the executive, who has the executive powers. And so if that were the case, then President Trump should have called upon exactly, that's what I am saying. That's what I am coming to, that President Trump chose not to invite the prime minister, who is all powerful constitutionally and executively, but instead he chose the chief of the army staff, Field Marshal Asim, for a luncheon. And that goes to show that this whole thing was orchestrated by the deep state, irrespective of the protocol that had to be there, that the prime minister should have come and he should have done whatever, whether it was political or diplomatic or anything, the prime minister should have been given and invited. But as you know, in Pakistan, the prime minister also is basically backed by the same chief of the army staff, so he doesn't have any say. और वो ये भी नहीं कभी कह सकता है कि भाई तुम क्यों जा रहे हो, मुझे जाना चाहिए। तो वो, and that is where the problem is, you know. This does not show वो maturity of Pakistan's state, that the prime minister is being put on the back burner and chief of the army staff is coming. This doesn't happen. Yeah, what I would have expected that he could have, when he was invited, he could have asked them, thank you very much, but we have a constitution and I am under a particular constitutional protocol that the state, head of the state has to meet the head of the state. So that way it could have given some kind of sovereignty का जो concept होता है।
तो ये जो तो सारा कुछ एक कॉस्मेटिक सा बनाया जा रहा है। आप जिस तरह दे आर बाईपासिंग द प्रोटोकॉल नॉर्म्स पॉलिटिकल जो आपका एक एक you have a political norms where you follow some sort of a protocol when head of states meet with each other, especially when it comes down to stipulating the policy or maybe seeking the help of building alliances and what have you. लेकिन ये सारा कुछ ब्रेक करने के पीछे जो हिडन एजेंडा है, जो हिडन ऑब्जेक्टिव है, वो आपकी नजर में क्या हो सकता है? द हिडन एजेंडा यही है कि आप इस मसले में जो है इस वक्त चल रहा है मिडिल ईस्ट में, आप इसमें इन्वॉल्व मत हो जाइए। इन्वॉल्व ना हो या इन्वॉल्व हो? अगर आपको इन्वॉल्व होना है तो फिर आप हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब ये नहीं पता है कि हाँ, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि he agrees with me. Obviously he tried to muddle up the words. He wanted to be clear but not clear, but he did mention that he agrees with me. So when he agrees with Donald Trump, that means he is siding with Israel. I am not sure that the general must have agreed to him in regards to the Iran. That is going too far, because वो इसलिए है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है that also has to be in consonance with its relations with China, and if China is condemning it, Pakistan basically does not have that position to go against the policy of the China. That might have been the particular reason that they did not come, the higher hierarchy of a political leadership did not come. They just wanted to keep that balance. I think Pakistan army is more connected to the Chinese than the political parties or political prime minister or presidents with the Chinese. And Chinese know that they have to also keep the relations mostly with the chief of the army staff of the army institution itself. So I don't think that that would be the case, that Chinese know who to talk to in Pakistan, and so does American know. Chinese are weighing it always. They know it that Pakistan has very close relations with Pentagon rather than the political White House. तो वो चाइना को तो मालूम है वो, तो and China, but Pakistan cannot afford to have anger basically China against. Like Chinese policy regarding Iran is what it is, and it has condemned Israel. So Pakistan cannot really do it. There is a tightrope. The only thing that I think, in my opinion, is that President Trump and the deep state must have told the army that in case, if there is a possibility, a reckoning time may come, that Pakistan might be having a pressures from its population or from public. So you have to restrain that and not to be on the side of into something which is anti-American. So अच्छा, जहाँ तक देखिए पाकिस्तान का ताल्लुक, इन्होंने बड़े ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से डिज़ाइन करके पिछले 2-3 साल से आपने देखा कि पाकिस्तान में आप फ़लस्तीन के हक़ में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, आप कोई ट्वीट नहीं कर सकते, आप किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में उसका फ्लैग नहीं रेज कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते। ये सारी चीज़ें तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज की हैं। तो पब्लिक को मारना, पब्लिक को सामने रख के गोली मारना, इस्लामाबाद में जिस तरह प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें इन्होंने सामने 12-15 बंदे मार दिए। तो ये तो कोई मसला नहीं है, पब्लिक को शट डाउन रखना तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो पाकिस्तान में आपको भी सिद्दीकी साहब पता है, हमें भी पता है, ना कॉन्स्टिट्यूशन है, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, एक बंदे का रूल चलता है। बेसिकली इट्स अ किंगडम, इसी बंदे की डिफेक्टिव चीफ समझ लें आप इसका, एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान का। आप उस चीज को अगर सामने रखें तो ही कैन मेक अ डिसीजन, ही कैन गो ईदर साइड। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई नो यू आर बीइंग, लेकिन एक चीज है इसमें कि जो आप ये बोल रहे हैं कि दैट इज एन इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज है ये, लेकिन जब ईरान के मसला बढ़ जाएगा, अगर ईरान पर अटैक हो जाएगा, तो पाकिस्तानी पीपल
who basically will not agree to the attack. So it Right. will be a huge voice. It will not be an internal politics that time. It will erupt into, because it's one of the biggest Muslim countries, and with a lot of potential in the region, militarily और influence भी है इनका. तो उसको at bay रखना is what Bush कहते हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का. So given the तो उसमें उनको ये मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर तो ये कर नहीं सकते हैं. President of Pakistan is not that influential, or Prime Minister of Pakistan is not that influential that it can do. So the only strong force that we have to keep ourselves with, aligned with, and in touch with is the army. तो आर्मी को उन्होंने एक प्रोटोकॉल दे दिया, which I am not sure how the Foreign Office of Pakistan and the Parliament, or the parliamentary system, or the political system of Pakistan internally will react. They will definitely will not react, and that would not be the prudent thing to do it. But internally, they will have to look at कि भाई पाकिस्तान को अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है तो इसको. लास्ट क्वेश्चन सिद्दीकी साहब, एक चीज डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी स्टेटमेंट में कल कहा कि जो सीज फायर हुई थी वो इन दोनों ने ना, he praised Modi and then he praised army chief. They said that these two gentlemen sorted themselves out not to go for extended war. Pehले, for the month or so, he has been taking credit for him intervening and creating an environment where ceasefire was implemented. However, if उनका जो U-turn देखें अगर डोनाल्ड ट्रम्प का, तो वो कश्मीर के बारे में भी उन्होंने शायद ब्लफ ही किया हो कि मैं मीडिएशन करवा दूंगा. I mean, he can back out any time because India has never agreed to third party intervention. देखिए, दिस हैज बीन, अगर हिस्टोरिकली भी आप देख लीजिए, जब भी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को पाकिस्तान से कोई किसी चीज की जरूरत होती है तो वो कश्मीर के हक में अच्छा बोलते हैं. ये उस वक्त भी हुआ, आपको याद होगा जब प्रेसिडेंट बुश को इंडिया जाना था, उसने एशिया वॉच में एक इंटरव्यू दे दिया और फिर पाकिस्तान टीवी को व्हाइट हाउस में बुलाया और उधर ये कहा कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ और मैं कश्मीर का मसला भी उठाऊंगा. एंड दैट वाज बेसिकली उस वक्त हिंदुस्तान को ये बोलना कि आप मेरे इस एग्रीमेंट, जिसमें आई थिंक ही हैड टू सेल समथिंग टू इंडिया, कि अगर आप इस पर दस्तखत नहीं करोगे तो फिर मैं कश्मीर का मसला उठाऊंगा. So it was all orchestrated. और जब प्रेसिडेंट, everybody said that, अब तो कश्मीर का मसला, प्रेसिडेंट बुश has said in the White House to PTV को बुलाया, which was was great thing that time. So what is the way forward? Then when he reached Delhi, and he ended his whole trip of India, he did not even mention Kashmir. So ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि वेस्टर्न पॉलिसी की यही होती है कि इंडिया को किस तरह से ट्विस्ट कर ले, इसका नरो किधर पिंच होता है, तो फिर अपना वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो लेते हैं उनसे, तो 5-10 साल के लिए, 2-4 साल के लिए वो चुप करते हैं. तो इस वक्त ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो ट्विस्टिंग आर्म टैक्टिक्स तो है, लेकिन उसके एडिशन में ट्रम्प साहब खुद को एक पीस मेकर लीजेंड बनाना चाहते हैं. तो उसमें उसको ये यकीन है कि अगर कश्मीर का मसला मैं हल कर सकता हूँ किसी न किसी तरीके से, तो दिस विल बी ए लेगेसी फॉर हिम. तो दैट इज अ पर्सनल, वो जो उसका इरादा है या थॉट है. Another medal on his chest, yeah.
तो That is a benefit for us. We should give that. ऑफ कोर्स कश्मीर इज एक्चुअली आई थिंक कश्मीरियों को चाहिए कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाएं और जिस हद तक अपनी लॉबी को इंक्रीज कर सकें उसको करें और मौके से फ़ायदा उठाएं एंड दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू। ऑफ कोर्स डेफिनेटली उसमें मैं ऑडियंस को आपके इस टेलीविजन के हवाले से कहना चाहता हूँ कि हमारा एक प्रोग्राम है कैपिटल हिल में इंशाल्लाह 14th of July को एक कश्मीर के ऊपर एक डिस्कोर्स कर लें तो hopefully you will be also there to cover it up also and we are trying also ourselves peacefully हर एक चीज अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का we are ready to work with any of these stakeholders वो इंडिया हो वो पाकिस्तान हो या अमेरिका हो या any other nation who will support the resolution of Kashmir तो उसमें कश्मीरियों को एक वेरी प्रोएक्टिव और कंस्ट्रक्टिव रोल हम चाहते हैं कि हमको प्ले करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि हम ये कॉन्फ्रेंस कैपिटल हिल में कर रहे हैं सो दैट हम दुनिया को ये भी बोलना चाहते हैं कि while you talk about Kashmir or resolve Kashmir please also listen to the voices of the Kashmiris. Absolutely. Which is very important. In order to make that voice heard, we are trying ourselves that हम इसमें impediment नहीं बनना चाहते हैं. हम as Kashmiri we welcome any bilateral or multilateral or internationally supported talks. The only thing is that we would like that the Kashmiris should also be included in that so that their aspirations and their constructive contribution is also thank you. In the end वही तो है जिन पर जुल्म हो रहा है. Thank you. Thank you. I think that will bring us to the end of our show today. Siddiqui साहब, thank you for being on the show. मेरा ख्याल है in a nutshell ये है कि कश्मीर की जहाँ पे भी बात हो वहाँ पे कश्मीरियों को टेबल पे होना इम्पोर्टेंट है ताकि उनकी आवाज़ और उनकी एस्पिरेशन को रिकग्नाइज किया जा सके, उनको सुना जा सके, because they are the victim party. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि